हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 9A का प्रश्न नंबर 16वां। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग 16वां क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 16, 17, 18 ठीक 3 प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। तो 16वां बोल रहा है क्वेश्चन में कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ पढ़ के इससे चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि भूमि के एक बिंदु से, तो कोई भूमि पे एक बिंदु होगा। तो यहाँ पे आइए हम एक चित्र बनाते हैं। ये ले लिया हमने भूमि, और भूमि पे यहाँ पे कोई एक हमने पॉइंट ले लिया, बिंदु ले लिया। ठीक, इस तरह से आपको पॉइंट ले लेना है। इसके बाद बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मतलब कोई घर है 20 मीटर ऊंचा है। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक घर बना दे रहे हैं, ये 20 मीटर ऊंचा घर। इसके शिखर के ऊपर एक मीनार है। बोला है शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो इसके ऊपर पहले एक मीनार बना लीजिए, ये मीनार मान लीजिए। ठीक, तो ये मीनार का शिखर हो गया, इसका आधार हो गया, और ये भवन का शिखर हो गया, ये भवन का आधार हो गया। इस बात को याद रखिएगा। अब बोल रहा है कि संचार मीनार के तल, बताइए मीनार का तल कहाँ है? ये होगा क्या? ये तल होगा, मीनार का तल। इस बिंदु से इस मीनार के तल का, पहले तल का कोण बन रहा है, तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो पहले बन रहा है ये 45 अंश का बना रहा है, फिर इसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण ये बना रहा है 60 डिग्री, 60 अंश का। तो ये रहा हमारा चित्र। इस तरह से ये चित्र तैयार हो गया। बस इतना बात याद रखिएगा कि घर है, घर के ऊपर मीनार है। ठीक, और संचार मीनार की बात कर रहा है कि इसके शिखर का, इसके तल का उन्नयन कोण 45 और 60 बन रहा है। अब हमसे इसमें क्या पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोगों को ये जो मीनार ऊपर वाला है इसी की ऊंचाई निकालनी है। घर कितना ऊंचा है? ये दे दिया है 20 मीटर, ये घर ऊंचा है भवन। इसको लिख लीजिए आप A, B, C और D, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करिए, एक बार 45 अंश वाले में, मतलब एक बार इस त्रिभुज में हम लोग हल करेंगे BDBC में, और एक बार ABC में, बड़े वाले में। ठीक, 2 बार हमको इसको हल करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको मान लेते हैं, ये जो मीनार की ऊंचाई है, ठीक, इसको H मान लेते हैं। तो लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पे लिख लीजिए H मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। किस त्रिभुज में सबसे पहले चलेंगे? सबसे पहले चलेंगे इस त्रिभुज में। ठीक, DBC में। तो लिखिए त्रिभुज DBC में, इस त्रिभुज को जब हम लोग हल करेंगे तो इसमें tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि एक आधार लेंगे और एक लंब लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान होगा, हम लोग 45 लेके चलेंगे अभी। ठीक, 45 डिग्री बराबर लंब। लंब क्या है बताइए? लंब का मान कितना है? DC, यही लंब होगा ना, 45 अंश के लिए इतना बड़ा लंब होगा DC। तो लिखेंगे DC बटे आधार क्या होगा? पूरा BC, ये आधार हो गया। अब मानों को रखिए, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, बराबर DC का मान कितना है? DC का मान 20 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 लिख लीजिए। BC पता नहीं है, BC को BC लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, BC को उधर भेज दीजिए। तो BC यहाँ पे भाग है, उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी गुणा हो जाएगा। तो BC का जब एक में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा BC बराबर 20। ये आ गया आपका पहला समीकरण, यानी कि BC का मान आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, हम दूसरे वाले को करेंगे। चलिए दूसरे वाले को, मतलब कौन सा? ABC, बड़ा वाला 60 डिग्री वाला। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब हम लोग ABC में हल करेंगे। ABC में क्या लगाएंगे? वही tan थीटा। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान क्या रखेंगे? 60 डिग्री, 60 अंश हमने ये रख दिया, बराबर लंब क्या है? देखिए लंब क्या होगा?
अगर आप 60 डिग्री के लिए लंब देखेंगे तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा लंब होगा, ठीक है, मतलब ए और सी, ठीक। तो लिखेंगे ए सी बटे आधार क्या होगा, वही बी सी। अब एक बात याद रखिए, क्या देखिए 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3 होता है, बराबर ए सी जो है देखिए दो भागों में है क्या, ए डी और डी सी। ए सी को दो भागों में हम तोड़ सकते हैं क्योंकि ए डी और डी सी है, तो लिख देंगे यहाँ पे ए डी प्लस डी सी बटे बी सी। अब इसको रहने दीजिए, ठीक हो गया। अब मानों को रखते हैं, मान रखिए, तो करनी में जो 3 है उसको वैसे ही लिख लीजिए, बराबर ए डी का मान कितना है बताइए, ए डी का मान एच है क्या, तो एच लिख दीजिए, एच प्लस डी सी का मान कितना है, तो डी सी देखेंगे आप कितना है 20, 20 लिख दीजिए 20, और बटे में बी सी का मान कितना है, बी सी, तो बी सी का मान देखिए हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ना, तो यहीं से बी सी का मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये भाग है यहाँ पे, बटे में है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, तो 20 का जब यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 करड़ी में 3 बराबर क्या बचा, h प्लस 20, इतना बचा है, ठीक। अब क्या करेंगे, 20 को इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा 20 करड़ी में 3 माइनस 20, क्योंकि इधर प्लस था, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और बराबर h बचेगा। अब देखिए 20 दोनों में कॉमन है क्या, 20 को कॉमन निकाल लीजिए, जब 20 को आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा करड़ी में 3 माइनस 1, क्योंकि 20 यहाँ से निकल गया, खत्म हो गया, और 20 से कम 20, ठीक, बराबर h, यानी h का मान कितना आ गया हमारा, सही 20 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, ये रहा आपका मीनार की ऊंचाई। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। ठीक, एक लाइट हाउस है, मतलब ऐसे लाइट हाउस होगा एक, और उसके ऊपर से देखने पर दो जहाज हैं, वो इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जो जहाज है वो एक ही तरफ है, मतलब कि अगर लाइट हाउस यहाँ होगा समुद्र तल से ऊंचाई पे 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है, तो इधर होगा नाव, तो इधर जहाज इधर होगा तो इधर ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, चित्र बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि ये हो गया हमारा लाइट हाउस। ठीक, ये लाइट हाउस है, कहाँ पे है, ये समुद्र है, समुद्र तल से ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई पे है, 75 मीटर। यहाँ पे लाइट हाउस है, लाइट दिखाने के लिए। ठीक, और यहाँ पे दो जहाज हैं, दो जहाजों को हमने, मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दो जहाजों को हमने ले लिया। बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि दोनों जहाजों से कितने कितने अंश का कोण बनता है। पहले से बनता है 30 अंश का अवनमन कोण और दूसरे से बनता है 45 अंश का। तो देखिए, जो पहला जहाज रहा होगा उससे बनेगा आपका 30 अंश का कोण। ठीक है, तो ये 30 अंश, एक बात याद रखिएगा हमेशा, क्या, जो नज़दीक होगा वो बड़ा कोण बनाएगा और जो दूर होगा वो छोटा कोण बनाएगा। ठीक है, नज़दीक, तो जो नज़दीक है ये बड़ा कोण बनाएगा, ये मतलब कितने का होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 45 अंश वाला कोण। ठीक, और जो दूर होगा वो छोटा कोण बनाएगा, तो ये कितने वाला होगा, ये आपका हो जाएगा 30 अंश वाला कोण। क्लियर है, 30 और 45 अंश के कोण बनाते हैं दोनों। और आपको निकालना क्या, जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक, एक के पीछे एक था, देखिए एक के पीछे एक नाव था और जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं ए बी, यहाँ पे लिख लीजिए सी और यहाँ पे लिख लीजिए डी। ठीक है, अब इसके बाद हमको जहाजों के बीच की दूरी, इसका मतलब क्या होगा कि बी और सी के बीच में जो दूरी है वही निकालना है। तो इसको हम कुछ मान लेंगे अपने से, क्या मान लेंगे, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। आपका जो मन करे वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको मान लेते हैं एक्स मीटर, ये जहाजों के बीच की हमने दूरी मान लिया। ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, हमको यही निकालना है। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे माना, जो हमने माना है लिखेंगे माना जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर।
ये पहला काम हमने कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको 2 बार इसको हल करना पड़ेगा, एक बार 45 अंश वाले में और एक बार 30 अंश वाले में। तो आपकी जो इच्छा करे पहले वो ले लीजिए। तो हमारे हिसाब से पहले नज़दीक वाला आप लिया करिए, तो उससे जल्दी और आसान भी लगेगा आपको सवाल हल करना, ठीक है। जो नज़दीक हो कोण, तो मतलब बड़ा वाला कोण पहले, तो फिर छोटा वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। पहले ये वाला त्रिभुज चलेगा ए सी डी में। तो इस त्रिभुज में अगर चलेंगे तो 45 अंश का कोण बन रहा है, ठीक। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। तो tan थीटा की जगह पर कितना रखना होगा हमको, 45 यानी 45 अंश बराबर लंब का मतलब क्या हो जाएगा आपका, AD पूरा हो जाएगा, AD। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, क्या छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई है क्या, कि जब भी अवनमन कोण बोलेगा तो ऊपर में ऐसे हमको खींचना पड़ता है, ठीक है ना। अवनमन कोण में ऊपर से खींचना पड़ता है, क्यों, क्योंकि अवनमन कोण का कंडीशन होता है ऊपर से नीचे देखते हैं तब अवनमन कोण बनता है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पहला वीडियो इसका देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अवनमन कोण ऐसे बनता है ऊपर से नीचे। तो पहला वाला क्या बनेगा, यहाँ पे बना होगा आपका ये 45 डिग्री वाला, ठीक। और जो ये बड़ा वाला बनेगा वो आपका बनेगा, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे 30 बनेगा और यहाँ पे 45, क्लियर, यही बनेगा आपका। इस तरह से आपके कोण दोनों बनेंगे। देखिए ये वाला अगर ऐसे नापेंगे तो ये देखिए 30 बन रहा है, जेड, जहाँ जेड नुमा आकार बनता है ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो देखिए जेड नुमा बन रहा है ना, ये हो गया 30 और ये हो गया आपका पूरा बड़ा वाला 45, जेड जैसा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमेशा हल तो देखिए इसी से होता है, ठीक है। अवनमन कोण बताने के लिए बस है कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इसको आगे की तरफ। तो AD हो गया हमारा, आधार क्या होगा, देखिए आधार जो होगा 45 अंश का, केवल CD होगा क्या, इतना ही आधार होगा ना, क्योंकि इतना ही लिए हैं, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे CD, ये हमने लिख लिया। अब मानों को रखिए, 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अच्छा AD कितना दिया हुआ है, AD दिया है 75 डिग्री, सॉरी 75 मीटर। CD कितना है, CD तो पता ही नहीं है, तो CD को हम लोग CD लिख लेंगे, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह होगा, पिछला जैसे हुआ है। तो CD का गुणा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा CD बराबर 75। ये हमारा आ गया पहला समीकरण, ठीक है, मतलब पहला मान आ गया, समीकरण मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 डिग्री वाला हल करेंगे। 45 हो गया हमारा, अब 30 वाला ले लेंगे। तो इसका नाम क्या है, ABD, पूरे कोण का नाम, ठीक है, ABD है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में लगाइए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। लंब क्या है, लंब तो आपका वही होगा AD जो था। आधार क्या होगा, आधार देखिए अब 30 डिग्री के लिए आधार पूरा ही होगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, मतलब BD पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आधार पूरा लिखेंगे हम लोग BD। चलिए आगे देखिए, एक स्टेप हम चाहें तो यहीं पे बता सकते हैं आपको, क्या AD वैसे ही रहने दीजिए, जो ये BD हम इसको 2 भागों में तोड़ दें। BD को किस में, BC और CD में तोड़ सकते हैं प्लस करके, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे BC प्लस CD, ये हमने 2 भागों में तोड़ दिया। अब मान रख दीजिए, 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे करड़ी में 3 बराबर। AD का मान कितना है, AD का मान है देखिए पूरा 75 डिग्री, 75 मीटर, 75 लिख देंगे हम। नीचे BC का मान कितना है, तो देखेंगे BC को हमने x माना हुआ है, प्लस CD का मान कितना है, CD का मान अभी रख देते हैं। अच्छा CD का मान भी पता है आप, CD 75 है ना, 75 आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये रख दिया 75, क्यों, क्योंकि CD का मान हमने ऊपर निकाला हुआ इसलिए हमने रख दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होता है। जब भी ऐसा कंडीशन बनता है तो इसका गुणा इधर करके इधर लिख देते हैं, उसका गुणा उधर करके उधर लिख देते हैं, ठीक। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 75 बराबर, इसका गुणा इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 75 करड़ी में 3, ठीक। 75 को आप उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा x बराबर 75 करड़ी में 3 माइनस 75, क्योंकि यहाँ प्लस था, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर x बचेगा। तो अब हो जाएगा x बराबर, दोनों में 75 कॉमन है, 75 कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए। जब 75 हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से 75 हट जाएगा तो बचेगा क्या, करड़ी में 3, और माइनस यहाँ से 75 हट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो ये रहा आपका वो आंसर,
मतलब इतनी दूरी पर, इतने मीटर पर ये दोनों जहाजें होंगी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। ठीक, चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं 18वां। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडस्टल के शिखर पर मतलब कि पेडस्टल का मतलब जो मूर्ति बनता है उसके नीचे थोड़ा सा ऊंचा नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं पेडस्टल। जैसे मान लीजिए झंडा जब गाड़ा जाता है तो उसके नीचे थोड़ा सा ऊंचाई रखा जाता है, तो उसको उतना भाग को पेडस्टल बोलते हैं। अभी मैं चित्र बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पेडस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है जो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक, आगे भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सवाल को और चित्र को बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। एक पेडस्टल सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह का होता है पेडस्टल। ये हो गया ऐसे, और ये हमने बना लिया एक और इसी तरह से ये। ठीक, ये बन गया मान लीजिए पेडस्टल, एक प्रकार से ये बन गया पेडस्टल। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, तो मूर्ति लगा दीजिए ऐसे ही। मान लीजिए कि ये आपकी एक कोई मूर्ति है, मूर्ति लग गया। ठीक, ये मूर्ति लग गई। मूर्ति की ऊंचाई दे दिया है कि पेडस्टल का ऊंचाई दिया हुआ है। देखते हैं किसका ऊंचाई दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है आपका पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति। अच्छा, मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है। मूर्ति जो है 1.6 मीटर है, ये मूर्ति है। ठीक, मूर्ति की ऊंचाई दे दिया हुआ है। ठीक, आगे बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि के एक बिंदु से, तो कोई भूमि पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हमने चलिए एक पॉइंट ले लिया। ठीक, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। मूर्ति का शिखर बताइए कौन होगा? मूर्ति का शिखर ये होगा क्या? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है? उन्नयन कोण यहाँ बोल रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन गया। फिर आगे बोल रहा है कि उसी बिंदु से, मतलब इस बिंदु से, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। पेडस्टल का शिखर बताइए क्या होगा? ये होगा क्या? ये पेडस्टल का शिखर होगा। ठीक, पेडस्टल के शिखर से उन्नयन कोण 45 अंश का है, तो उन्नयन कोण 45 उसी बिंदु से। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, तब लिखते हैं। ये देखिए, ये बन गया 45 डिग्री, ये है 45 और ये 60 डिग्री का। ठीक है, बन गया। अब बोल रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई बताइए। आपको पेडस्टल की ऊंचाई बताना है, मतलब इतना ऊंचाई बताना है आपको। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, x मीटर या h मीटर, जो आपका मानने की इच्छा हो। चलिए अच्छा h लिख लेते हैं, h मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का h मान लिया हमने। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले लिख लीजिए नाम। ये हो गया a, b, c, ये हो गया d। हमने सारे मानों को लिख दिया, नामों को मतलब। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बारी बारी सॉल्व करेंगे हम लोग। एक बार 45 वाला ले लेंगे और एक बार 60 डिग्री वाला ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले छोटा वाला लेते हैं, 45 वाला। ठीक है, चलिए लिखेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए। लिखेंगे त्रिभुज, किस त्रिभुज में? त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में। जब DBC में हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे tan 45 अंश। 45 क्या, पहले थीटा लिख लेते हैं, बराबर लंब बटे आधार। पहले फार्मूले को हम लोगों ने लिख लिया। अब करते हैं tan थीटा जो है 45, क्योंकि इतना हमने लिया हुआ है। लंब के क्या रखेंगे? लंब की जगह पे D और C ना, ये जगह DC। आधार हमारा पूरा क्या होगा? BC। ये हमने रख लिया। अब मानों को रखते हैं। 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, बराबर DC का वैल्यू कितना है? तो DC का वैल्यू हमने h माना हुआ है, h। BC का क्या है? BC का कुछ नहीं है, तो BC को BC लिख देंगे। इसका यहाँ गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा BC बराबर h। ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया? एक प्रकार से। ठीक, BC का मान हमने h निकाला हुआ है। अब चलिए अगले स्टेप में हल करते हैं। दूसरा में कौन? हम लोग 60 डिग्री वाला लेंगे। ठीक, ये वाला। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC
सी में। अब 60 डिग्री वाला हल करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे वही फार्मूला फिर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद tan थीटा का मान रखिए, थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 60, लंब क्या होगा, लंब देखिए ए से लेकर सी तक पूरा आपका लंब होगा, ठीक है, पूरा ये लंब हो जाएगा, तो लिखेंगे ए सी बटे आधार क्या होगा बी सी, ये लिख लिया हमने, ठीक। लंब आधार समझ में आ गया होगा आपको। थीटा 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3 बराबर ए सी, ए सी का मतलब देखिए दो भाग है क्या इसके, ए डी और प्लस डी सी, तो इसको दो भागों में तोड़ देंगे, ए डी प्लस डी सी और बटे में बी सी का बी सी लिख दीजिए। अब हम सभी मानों को बारी बारी रखते हैं, ठीक, करनी में 3 वैसे ही लिख लीजिए बराबर ए डी का मान कितना है बताइए, ए और डी का मान 1.6 है, 6, फिर उसके बाद प्लस डी सी का मान कितना है, डी सी का मान h है, बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान हमने निकाला हुआ है, देखिए यहाँ पे h, तो h रख दीजिए h, ठीक। अब इसका यहाँ पे गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भाग उधर गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 3h बराबर 16 प्लस h, ये हो गया। h को इधर भेज दीजिए, h को h के पास भेजिए, ठीक है, इसीलिए मैं भेज रहा हूँ। तो करनी में 3h माइनस, जब इधर आएगा तो यहाँ प्लस था, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, h बराबर 1.6, ठीक है। अब दोनों में से h ले लीजिए कॉमन, h जब कॉमन हम निकाल लेंगे तो चलिए आइए यहाँ से करते हैं हम लोग, h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जब यहाँ से h निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा करनी में 3 माइनस 1, ठीक है ना, क्योंकि h निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ 1 लिखा ही नहीं जाता, बराबर में क्या हो जाएगा 1.6, ये चला जाएगा अपॉन में बटे में, तो h बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा होता है उधर भाग हो जाता है, h बराबर 1.6 बटे करनी में 3 माइनस 1, ये बच जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, जब भी नीचे करनी आता है, तो मैं बता चुका हूँ कई बार कि जब भी नीचे करनी आता है तो उसको परिमेयीकरण करा के उसको सही कर देते हैं, हर को मतलब अपरिमेय नहीं रखा जाता। तो परिमेयीकरण कैसे होता है, जो ये माइनस में होता है उसी चीज़ को हम ऊपर लिख के अंश में भी और हर में भी गुणा कराते हैं प्लस में, ठीक। इसी चीज़ से ऊपर नीचे दोनों गुणा कराना है आपको, इसको परिमेयीकरण करना बोलते हैं, और अंश में भी हर में भी चिन्ह चेंज करके, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए गुणा, इसका गुणा जब कराएंगे तो ये तो वही रह जाएगा, ठीक, गुणा के रूप में हमने इसको लिख दिया। अच्छा, नीचे देखिए एक a माइनस बी ए प्लस बी है, तो जब भी ऐसा बनता है तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाता है, ठीक है ना, एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला ये होता है, आप लोग जानते होंगे। h बराबर 1.6 करनी में 3 प्लस 1 बटे में, स्क्वायर से करनी हट जाता है तो क्या बचेगा बताइए 3, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो अब h बराबर हो जाएगा 1.6 करनी में 3 प्लस 1 बटे में 2, क्लियर है। अब इसको 2 से काट दीजिए आप, 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.8 करनी में 3 प्लस 1 मीटर, ये रहा आपका आंसर, क्लियर है। तो आज का ये सवाल समाप्त हुआ, बाकी के सवाल हम कल लगाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे बने रहेंगे तो आपको मैं पूरा 10 का पढ़ाने वाला हूँ। और आप अगर और वीडियो पाना चाहते हैं इसका, तो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा चेक कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में इसके सारे वीडियो मिलेंगे जितना मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और बाकी मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ, बनाता चला जा रहा हूँ। अगर आप बने रहेंगे तो आप 10 का पूरा यहाँ से मैथ पढ़ के जाएंगे, कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप यहाँ से मैथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।